गई थी? कौन सी कॉलेज आ रही है? रामबाई से कर रहे हो? अच्छा, प्रिंसिपल कौन है? समझाइए सर। नहीं, अभी तो चेंज हो गई है, हमारे टाइम हो गया, हम बस पेपर वर्क के लिए बुलाया था। पेपर वर्क के लिए बुलाया था। अब प्रमिला मैम तो रही नहीं, है ना? केमिस्ट्री की थी। आगे स्टाफ हुआ वो तो मैम 2014 में, उसके बाद उनका हो गया था। अच्छा, तुमने वहीं से कराया? 2017 में 17 में वो नहीं कर गई। हमारे टाइम पे प्रमिला मैम वहाँ की केमिस्ट्री, हमारे टाइम से और नरेश सर ने बैठ के, 17 सर तो उसमें थे कॉमर्स में थे ना, और गुप्ता सर भी थे वहाँ पर। मैम तो 2017 में ही सब हो गया था। अच्छा, तो वो तो काफी, हम तो उससे पहले निकल गए। हम 2011 से निकले हुए हैं वहाँ से। 2008 में, 8 में क्या मुझे लग रहा है 5 में एंट्री करी थी, 5-6 में। उसके बाद क्या हमारे टाइम में कोई स्टाफ नहीं था, सिंगल मतलब एक नहीं, फिर हमारे टाइम पर वो कॉलेज की रैपो भी अच्छी थी। हाँ, नया नया बिल्ड हुआ था तो रैपो अच्छी थी। अब तो उसने क्या करा है, अपनी रैपो बहुत गिरा दी है। और आगे मेन बात ये है, उसमें कोई आगे कोर्स ही नहीं है। अगर बीएससी चल रहा है तो बस बीएससी चल रहा है, बीकॉम एमकॉम में बस वही कोर्स चल रहे हैं। और बढ़ गए कोर्स, नहीं तो मैम बोल रही थी कि बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएंगे कितने साल बाद। जबकि वहाँ पर उस समय लड़कियों को बाहर जाना अलाउ नहीं होता था, तो कई लड़कियों की डिमांड थी कि एमएससी यहाँ कर दी जाए। एमएससी आई नहीं है। मैम एमएससी कब से उसमें आ गई, मतलब ऐसा बहुत टाइम से हो रहा है कि बॉटनी से या जूलॉजी से आएगी, बट उसमें लेक्चरर नहीं है, नहीं आते हैं। दुरेश सर के बॉटनी के थे वहाँ पर, जूलॉजी के थे, वही बॉटनी पढ़ाते थे। नरेश सर मैथ के थे, प्रमिला में अपना यहाँ इसकी थी। फिजिक्स में एक सर थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी लेफ्ट साइड थी, वो भी सब चले गए। मतलब पुराने सब चले गए, अब कोई नहीं रहा है ना। पुराने सब चले गए, वो रिटायर भी हो गए। क्योंकि हमारे टाइम में लोगों की एज थी 55-60 के आसपास ही चल रहे थे। तो 62 में वैसे ही रिटायरमेंट हो जाता है, कोई क्या होगा। चलो, क्या पढ़ना था? आया नहीं होगा शेड्यूल आपके पास, है ना? जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लासेस रहे हैं उसी में आज करेंगे हम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, आपके जो महासागर और महाद्वीप हैं, बोलो क्या कह रही हो? नहीं कहीं सर बैठा लो ना, हमने क्या मना करा है? पूरी जगह खाली है, जहाँ मत जाए वहाँ बैठो आप लोग। आ नहीं रही है? क्यों नहीं आ रही? पंखे के चक्कर में कोई बात नहीं है। और कोई रह गया बाहर? अभी 2 बैग दिख रहे हैं, 3 बैग दिख रहे हैं, ये 4 बैग दिख रहे हैं। कितना बाहर जाकर करते हैं, हमारी समझ में आता है। तो लेके एक सर दर्द हो रहा है, आज सर दर्द और होगा। चलो, तुम कहाँ गए थे? क्या नाम है तुम्हारा? मधु। अच्छा, तबियत ठीक नहीं थी, क्या हो गया था तुम्हारी तबियत को? तुम बुखार को लग जाती? बुखार क्या था? मुझे मधु लग गई थी, इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है ना? कोई बात नहीं, तबियत ठीक रखो। ऐसे तबियत खराब रखोगे और छुट्टी होती रहेगी। वैसे तुम लोगों को समझ कम आता है और समझ कम आएगा। क्या हो गया? मैं तो ऐसे समझ में नहीं आता ना, घर पे पढ़ोसी समझ में नहीं आता, घर पे पढ़ो तो समझ नहीं आता, बुक से नहीं आता है। मैथ का बता रहे? मैथ समझ नहीं आता। मैथ के लिए बेटा यही है, जितना आप मैथ रोज देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आता है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हो, आप लोगों ने इतना घटना चक्र वगैरह ले रखे हो कि नहीं ले रखे हो? नहीं लिए हो तो घटना चक्र पहले जाके दे दो। हर सब्जेक्ट के मिलते हैं। प्रीवियस सेट में जितने भी क्वेश्चंस आए होते हैं, चाहे वो आपके स्टेट पीसीएस के हों, चाहे आपके यूपीएससी के हों, सारे क्वेश्चंस उसमें दे रखे होते हैं। अब तो उसका करंट वर्जन आ गया होगा, जिसमें आपको 2023 और 24 में जो आपका हुआ है, अभी 24 में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 24 के तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वो पेपर अपने आप सॉल्व करना। हर सब्जेक्ट के मिलते हैं। जब तक आप पेपर देखो, कितना भी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। तो पेपर में पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी क्या है आपकी मस्ट है। क्वेश्चन आंसर करा करो, और जब नहीं आता है तो फिर उसको रीड करा करो, क्या की कमी क्या है। जब तक एक चीज़ को 2 या 3 बार नहीं पढ़ो, तब तक ऐसी याद नहीं होगी। हम लोग को भी ऐसे थोड़े में आ गई, आज से कितने टाइम हो गया हम लोग को भी कॉम्पिटिशन में आ गए, 10 से 12 साल हो गए, तब से हम लोग भी लगे। अब आप सोच रहे हो कि हमको 1 साल में इतना सब कुछ आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है ना किसी भी चीज़ को देने के लिए। अब आप कह रहे हो कि कोई बच्चे होते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर लेते हैं। देखो, उन लोगों ने अपना एम पहले से सेट कर दिया, 12th के बाद ही उन लोगों को पता होता है कि
में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, तो वो अपना अगर सिविल में जाना है तो वो अपने 3 साल ग्रेजुएशन के 7 साल इन्हीं को देते हैं और ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लेते हैं जो उनके लिए मस्त होते हैं। मैम हम थोड़ा अच्छे स्कूल में ही पढ़ते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अच्छे स्कूल में पढ़े। मेन बात वो बात ठीक है, किसका होता है वो माहौल का, तो माहौल को अपने आप क्रिएट करना पड़ता है ना। आप इसको मत कहो माहौल कुछ नहीं होता है। अगर आपका मन पढ़ाई में लग रहा है तो आप ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे ही नहीं जो आपको उस मार्ग से भटकाएंगे। तो माहौल के ऊपर तो जाओ नहीं, अपना माहौल इंसान खुद बनाता है। अगर आपको अपनी लाइफ सेट करनी है तो आपको अपना माहौल खुद बनाना पड़ेगा, लोगों को नहीं देखना है। तो आज का तो हमारा टॉपिक है क्या है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियन। जो पृथ्वी पर आपको ओशियन और क्या दिख रहे हैं, कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, क्या कभी वो ऐसे ही थे? क्या 5 कितने हैं कॉन्टिनेंट? 5 है 7 है? वेरी गुड, 7 कॉन्टिनेंट है और कितने सागर हैं? सागर कितने हैं? मैंने महासागर नहीं पूछा, मैंने सागर पूछा है। महासागर 5 है और सागर तो बहुत सारे हैं, है ना। सागर बहुत सारे हैं और आपके महासागर 5 हैं। ये बने कैसे हैं? सब लोगों ने क्या देखो अपनी अपनी थ्योरी दी है। थ्योरी क्या होता है? किसी चीज को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके उसके बारे में कुछ बताना। तो सब लोगों ने बताया है। इससे पहले आपको जो दिख रही है पृथ्वी, और पृथ्वी पे जो कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं वो ऐसे कभी हुआ नहीं करते थे। क्या होता था? क्या होता था बताओ? एक महासागर, जो एक कॉन्टिनेंट होता था उसका नाम क्या था? एक कॉन्टिनेंट जो होता था उसका नाम क्या था? पैंजिया। और जो एक ओशियन होता था उसका नाम क्या होता था? पैंथालासा। पैंजिया और पैंथालासा में क्या हो गया? विभाजन। कब हुआ है? बरस नहीं पता है। तो यही सब चीजें नॉर्मल। हाँ बोलो। अरे युग ही बता दो, अरब मत बताओ, बिलियंस मिलियंस मत बताओ, क्या बता दो? सिर्फ यही बता दो में कार्बोनिक युग में हुआ था क्या, या कार्बोनिफेरस के बाद ट्रियासिक युग में हुआ? ये लोग बताएंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, ये लोग खुद पहली बार आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस ये लोग ये पढ़ चुके हैं। जब क्या बताया था, हिमालय की उत्पत्ति बताई है, तो कौन से इसमें सीनोजोइक में हुई है। ठीक है, और जब आपके क्या बने हैं, उत्तरी मैदान बने हैं, तो किस में बने हैं वो? मीसोजोइक में आपके क्या बने हैं? माउंटेन, पर्वत। सीनोजोइक में क्या बना है आपके? मैदान बने हैं। ठीक है, तो अब हम पिक्चर दिखाएं। पिक्चर के साथ ही हम लोग बात करते रहेंगे प्लेट टेक्टोनिक। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, क्योंकि क्या होता है हिस्ट्री में पढ़ोगे तो हिस्ट्री में भी आपको बहुत सारे लोगों ने क्या दिया, देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं किसी के विचारों पर आधारित हैं। हिस्ट्री में भी तो आप देख रहे हो कि उत्खनन हुआ तो उन्होंने ये अनुमान लगाया तब जाके ये कहा, है ना। पढ़े एंसेंट में सब पढ़े होगे, पढ़ा था ना। मॉडर्न में तो नहीं पढ़ा होगा, मॉडर्न में उत्खनन तो हुआ ही नहीं। उत्खनन किसमें हुआ है आपका? एंसेंट हिस्ट्री में, जिसमें आपके हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं, बस सीधे क्या है, विचार है। तो यहाँ भी क्या है, इन लोगों ने अलग अलग कॉन्टिनेंट की जो विशेषताएं हैं उनको देखकर क्या लगाए हैं, थ्योरी दी है। थ्योरी में सीधे सीधे ये दिया, क्या दिया कि जब आपका ये जो अभी जो आपके जितने कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं पुराने काल में, यानी कि कार्बोनिफेरस युग में, ये क्या रहे होंगे, एक रहा होगा जिसका नाम था पैंजिया, और इसी के चारों ओर जल राशि रही थी जिसका नाम था पैंथालासा। कार्बोनिफेरस के बाद ट्रियासिक युग में क्या हुआ, इसका विखंडन होना शुरू हुआ। अभी कुछ मत देखो, इसका क्या विखंडन होना शुरू हुआ। तो आपका जो पैंजिया था, पैंजिया
पार्ट में टूटा। पैंथिया 2 पार्ट में टूट के ऊपर वाला उत्तर में और नीचे वाला दक्षिण में। उत्तर में जो था उसको क्या कहा हमने, अंगारा लैंड या लॉरेशिया। दूसरा है गोंडवाना लैंड जो क्या दक्षिण ध्रुव के पास था। किसमें हुआ है, ट्रियासिक युग में इसका विखंडन हुआ और मध्य में एक सागर की उत्पत्ति हुई जिसको हम कह रहे हैं तेथिस सागर। देखते जाओ। फिर पैंथिया का विखंडन, मतलब गोंडवाना का जुरासिक युग में गोंडवाना का क्या हुआ, विखंडन हुआ। जब गोंडवाना का विखंडन हुआ तो उससे क्या बना, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका और आपका अफ्रीका। अफ्रीका का भी फिर गोंडवाना का फिर आगे विखंडन हुआ जिससे आपका क्या टूटा है, इंडियन प्लेट यानी कि इंडिया टूटा और किसमें जाके जुड़ा है, यूरेशियन प्लेट में। वर्तमान में देखिए प्रेजेंट डे में आपका जो कॉन्टिनेंट दिखते हैं वो इसी तरह से दिखते हैं। अब ये कॉन्टिनेंट कब टूटे कब बने अभी आपने यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में देख लिया। तो इसमें क्या दिया है, इसमें साधु ही लोगों ने, कुछ भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने अध्ययन कर करके थ्योरी दी। पहले था किसी ने संकुचन की थ्योरी दी, यानी क्या है, ये संकुचित हुए हैं। तो संकुचन की थ्योरी इतनी विश्वसनीय नहीं थी, तो उसके विपरीत सबसे पहले जो थ्योरी दी है वो आपके दी है B.F. टेलर ने। ठीक है, B.F. टेलर की जो थ्योरी थी वो विस्थापन पर थी, यानी कि जो ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट है उन्होंने सबसे पहले थ्योरी दिया 1908 से 1908 में थ्योरी दी और उसका जो प्रकाशन किया है वो 1910 में किया है। किसने, आपके B.F. चलोगे या नहीं, या मुझसे दुश्मनी रहती है, टेलर। अब 1908 देखो, हम लोग अभी गुलाम हैं और यहाँ पर कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जा रहा है और 1910 में इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रकाशित किया। इन्होंने ये कहा जो महाद्वीप है वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। महाद्वीप फ्लो कर रहे हैं, तो फ्लो किस पे कर रहे हैं, आपको मैंने इससे पहले बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर सैटरडे को हुआ था, आंतरिक संरचना हुई थी। आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें बताई थी, अब मुझे ये बताओ, क्योंकि मैंने ये कहा था कि आने वाला टॉपिक आप इससे ही रिलेटेड पढ़ोगे। देखो वो पीछे पेज पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, सियाल, सीमा और निफे। इन्होंने कौन से हैं आपके, टेलर ने ये कहा सीमा के ऊपर सियाल तैरता है। सीमा के ऊपर क्या तैर रहा है, सियाल, क्योंकि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कौन सी है आपकी, सियाल। दूसरी है सीमा, तीसरी है निफे। अब निफे क्या है, ठोस रूप में जिसमें आपका निकल लोहा है। ऊपर क्या है आपका सीमा, सीमा में क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। और सियाल में क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम। इन्होंने कहा जितने भी आपके महाद्वीप हैं वो किस पर अवस्थित है, सियाल पर, और जितने भी आपके महासागर है वो किस में अवस्थित है, सीमा पर। और सीमा किसके ऊपर तैर रहा है, सियाल के ऊपर। इसके बाद मैंने एक थ्योरी आपको और बताई थी जो यांत्रिक थ्योरी थी, यानी कि मैकेनिकल थ्योरी, मैकेनिज्म जिसमें आ रहा था। उसमें उन्होंने क्या कहा था, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर, मीसोस्फेयर, ये पढ़े थे। उसमें क्या कहा गया था, जो लिथोस्फेयर है वो किस पे तैर रहा है, एटमॉस्फेयर पर। जैसे जैसे आगे आपकी रिसर्च क्या हुई, डेवलप होती गई है, पीछे वाली थ्योरी क्या होती गई है, बेकार होती गई है। क्योंकि ये थ्योरी क्या कर रही है, पूरी तरह कॉन्टिनेंट के किस तरह कॉन्टिनेंट का निर्माण हो रहा है उसको बताने में असमर्थ रही। चलो ये तो इन्होंने बता दिया क्या हो रहा है, सीमा के ऊपर क्या तैर रहा है, आपका सियाल तैर रहा है। और सीधे ये बताया जो सियाल है उस पर महासागर है, और जो सीमा है वो, जो सियाल है उस पर कौन है, आपके महाद्वीप है, और जो सीमा है उस पर कौन है, आपके महासागर है। अब इन्होंने कहा जो ये गति मिल रही है, यानी कि जब ये तैर रहे हैं तो इधर पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ ऐसे ही क्यों जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा ये ज्वारीय बल है, यानी कि टाइडल फोर्स है। ज्वारीय बल के कारण क्या कर रहे हैं, ये विस्थापित हो रहे हैं। जिधर ज्वारीय बल ज्यादा लग रहा है उधर ये क्या कर रहे हैं, उसी ओर आकर्षित होकर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, इतनी बात इन्होंने कहा। अब इन्होंने कहा ये पर्वत कहाँ बने, ये समुद्र कैसे बने, और ये चाप कैसे बने, यानी कि आर्च बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, पर्वत जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, और जो ओशन बने हैं वो कैसे बने, उसके बारे में इन्होंने कहा। किसने, आपके टेलर महोदय ने। टेलर महोदय ने कहा
जब ये आगे की ओर विस्थापित हो रहे हैं, मान लो ये क्या हो रहा है, टूट के इधर विस्थापित हुआ है, अमेरिका का इधर विस्थापित हो रहा है। जब इनके विस्थापन में कोई अवरोध आ रहा है, अवरोध आने के कारण ये क्या हो रहे हैं, इनके किनारे पे पर्वत आ जा रहे हैं। यानी कि अवरोध इस भाग में आया तो अग्र भाग में क्या आ गए, पर्वत आ गए, और पीछे भाग में क्या बन गया, चाप बन गया। क्योंकि अब जब ये एक दूसरे से दूर हुए हैं तो दूर होने के कारण इनके बीच में क्या आ गए, आपके सागर उत्पन्न हो गए। समझ में आ गया। टेलर की थ्योरी कब आई, 1908 और 1910 में इन्होंने क्या करा, प्रस्तावित यानी कि प्रकाशन किया। आगे आके इन्हीं की थ्योरी का अगला वर्जन किसने दिया, आपके अल्फ्रेड वैगनर ने। उन्नीस सौ बारह में अल्फ्रेड वैगनर ने क्या बोला, अल्फ्रेड वैगनर ने इन्हीं की थ्योरी को आगे क्या कर दिया, थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया। अच्छा, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्यों लिया, इन्होंने अपनी थ्योरी का अध्ययन सिर्फ क्या है, पर्वत निर्माण के लिए करा था। इन्होंने अपनी थ्योरी का बेस लिया है जो त्रियासिक युग में पर्वतों का निर्माण हुआ है, उसी पर बेस इनकी थ्योरी थी। तभी तो उन्होंने कहा अग्र भाग में जो क्या हुआ, अवरोध आया तो पर्वत का निर्माण हो गया, जबकि यहाँ पर चापों का बन गया और बीच में आके सागर और महासागर बन गए। अब यहाँ देखो, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका देख लो, चाहे आप साउथ अमेरिका देख लो, चाहे आप एटलस वो देख लो, क्या है एटलस पर्वत देख लो, ये सब क्या है। यहाँ पर चाहे आप डार्लिंग देख लो, ये क्या है, एक तरह से बलित पर्वत है और सब किनारे पर आ रहे हैं। इन्होंने कहा जब ये फ्लो कर रहे हैं अग्रभाग में क्या आ गए, इनके अवरोध आकर, अब इन्हीं की थ्योरी को आगे किसने थोड़ा सा आगे लेके गए, कौन, अल्फ्रेड वैगनर 1912 में। इन्होंने वहीं से स्टार्ट करेंगे सब, कहाँ से, पैंजिया और पैथालासा से। इन्होंने भी कहा कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था, पैंजिया हुआ करता था, और पैंजिया के साथ साथ क्या हो रहे थे, आपके पैथालासा होता था। त्रियासिक युग में क्या हुआ, पैंजिया का विखंडन हुआ, जैसे कि आपको दिख रहा है। पैंजिया का विखंडन दो भाग में हुआ, कौन कौन से भाग में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। बीच में एक क्या है, सागर का निर्माण हुआ जिसको हम कह रहे हैं तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड के बाद 84 युग में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का फिर से टूटना प्रारंभ हो गया। अब ये 84 युग में जो गोंडवाना आपका टूटा है तो उससे बहुत सारे महाद्वीप बने और बीच में बहुत सारे महासागर बने। उन्होंने कहा वर्तमान में अगर हम देखा जाए पैथालासा और पैंजिया का वर्तमान रूप में क्या दिखता है, तो पैंजिया का वर्तमान रूप आपको अंटार्कटिका और जो आपका प्रशांत सागर है वो है क्या है, पैथालासा का बचा हुआ अवशेष भाग। समझ में आ गई ये बात। अंटार्कटिका और पैथालासा ये क्या है, वो प्रशांत महासागर, ये क्या है, पैंजिया और पैथालासा के बचे हुए अवशेष के रूप में दिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 33 सागर का बचा हुआ अवशेष कौन सा है, हाँ, भूमध्य सागर 33 सागर का बचा हुआ अवशेष है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये 33 सागर आया। अब ये आपका कहाँ जुड़ गया, ये जुड़ गया 33 सागर की जगह, ये आपके ये आ गया और ये भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर कभी क्या हुआ करता था, 33 सागर हुआ करता है। इस बीच में अब 33 सागर का जो अवशेषित रूप है वो कौन सा है, आपका भूमध्य सागर है। इन्होंने अपनी ये थ्योरी पूरी दी कि ऐसे ऐसे पूरा डिफाइन करा। अब इन्होंने कहा इसको रख करने से अच्छा ऐसे। अब जो आपके वैगनर महोदय थे, इन्होंने कहा जो आपके जो क्या मिल रही है, कॉन्टिनेंट को गति मिल रही है या कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं, एक है प्लावन बल, दूसरा है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है आपका ज्वारीय बल। क्योंकि ज्वारीय बल उससे पहले थ्योरी में किसने दे दिया था, आपके अल्फ्रेड वैगनर ने। तो इन्होंने भी अल्फ्रेड वैगनर का ज्वारीय बल को वैसे ही एज इट इज ले लिया। फिर उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ है, इनमें ब्रेक हुआ। ये जो आपके कॉन्टिनेंट है अभी ब्रेक हुए, अब ब्रेक होके ये लोग क्या हुए, प्रवाहित हुए। अभी इन्होंने गति की बात नहीं करी है, अभी ये धीरे धीरे अपने सिद्धांत को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। आप अभी कोई सिद्धांत दे रहे हो, अपने सेफ जोन के लिए क्या दोगे, पीछे से कुछ प्रूफ तो दोगे। तो अभी आपके अल्फ्रेड वैगनर वो, उससे पहले टेलर ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया था, जबकि वैगनर ने क्या करा है, वैगनर ने थ्योरी देने के बाद अपने सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए कुछ कुछ क्या दिए हैं, प्रूफ भी दिए हैं, यानी कि एविडेंस दिए हैं कि देखिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ,
कुछ एविडेंस मुझे मिले हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण कहा, गुरुत्वाकर्षण कहा यानी कि गुरुत्व बल जो होता है और जो आपका ज्वारीय बल होता है उसके आपके साथ प्लावन बल, ठीक है, जिसको उत्प्लावन बल भी कहते हैं। पहले बताओ उत्प्लावन बल क्या होता है। इंग्लिश में जो फ्लोटिंग वाला होता है, किसका था फ्लोटिंग, आर्किमिडीज का सिद्धांत, सीधे बताओ क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत, नहीं पता फिजिक्स में? हाँ, साइंस का स्वाति बताओ आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? तुम साइंस के हो, बताओ आर्किमिडीज का सिद्धांत ऐसे है, सब आर्ट्स वाले हो। साक्षी कैसे बच्चे हो तुम लोग, साइंस वाले हो, बीएससी एमएससी करे हो और तुमको आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं पता? देखो आर्किमिडीज में सिद्धांत में ये कहा गया था, जब ये जल में कोई वस्तु उतारी जाती है तो अपने भार के अनुसार उतना जल हटाती है। और वस्तु डूबती क्यों नहीं है, कोई भी वस्तु जल में क्यों नहीं डूबती है? क्योंकि जल क्या करता है, एक बल लगाता है जिसको हम कह रहे हैं उत्प्लावन बल। जो उत्प्लावन बल होता है ना, कठोर को तरल से अलग करता है। तो उत्प्लावन बल नीचे से लगता है, जब उत्प्लावन बल नीचे से लगेगा तो वस्तु डूबती नहीं है। तो इन्होंने प्लावन बल कहा क्योंकि जो आपकी क्या है, सियाल और सीमा, सीमा क्या है लिक्विड फॉर्म में है और सियाल क्या है आपका ठोस फॉर्म में है ना। क्योंकि अभी उन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने भी अभी वो चीज नहीं दी है एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, ये जो सी उस पर है सियाल और सीमा पर। तो इन्होंने भी कहा जो सियाल है वो लिक्विड फॉर्म में है, जो सियाल है वो क्या है आपका सॉलिड है और जो सीमा है वो लिक्विड फॉर्म में है। जब सियाल किस पर आ रहा है, सीमा पर आ रहा है, तो उत्प्लावन बल के कारण वो ऊपर ही रहता है, डूबता उसमें नहीं है। क्योंकि जो आपकी सीमा है उसका घनत्व ज्यादा है और जो आपका सियाल है उसका घनत्व क्या है कम। तो नॉर्मली क्या होता है, कम घनत्व वाली चीज अधिक घनत्व वाली चीज के ऊपर क्या करेगी, तैरेगी। जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर। अगर ये अपोजिट कर दिया जाए, कम घनत्व वाली चीज नीचे और अधिक घनत्व वाली चीज ऊपर रखी जाएगी तो क्या होगा, चीज डूब जाएगी। आप ऐसे समझो, पानी में अगर रुई रखेंगे तो वो क्या करेगी, या पत्थर रखेंगे तो वो तैरेगा, जबकि लोहे की कील या लोहा डालेंगे तो वो डूब जाएगा। क्यों? आप पहली बार अपने घनत्व के जितना उसका घनत्व होता है उतना पानी नहीं हटा पाता। दूसरा क्या करता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा हो जाता है तो वो डूब जाता है। तो प्लावन बल में इन्होंने ये कहा जो प्लावन बल है वो नीचे से काम कर रहा है। अब वो जब नीचे से काम कर रहा है तो वो इसको क्या करता है, तैरने में मदद दे रहा है, यानी कि फ्लोटिंग के लिए हेल्प करता है। तो आपकी क्या होती है, सियाल तैरती रहती है सीमा पर, बिल्कुल ऐसे जैसे जल के ऊपर नाव तैरेगी। दूसरा है ज्वारीय बल के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वा बल किसका, चंद्रमा का और सूर्य का। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वा बल लगने के कारण जो आपके क्या है, क्योंकि ये फ्लोटिंग अवस्था में है ना, तो उन्हीं के आकर्षण के कारण ये क्या हो रहे हैं, फ्लोट करते जा रहे हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में इन तीन बलों को महत्वपूर्ण दिया अपनी व्याख्या करने के। अब इन्होंने ये कहा कि मैंने ये सिद्धांत तो दिए, अब किस स्टडी के आधार पे मैं ये कह रहा हूँ, ये कंटेंट आपस में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। एक तो इनका आता है अपने सपोर्ट में जो ये बोले हैं, अब तीन ही होंगे क्या बताओ, मैडम ने 3 एरो बनाए हैं तो 3 ही है, क्या 3 ही होंगे या ज्यादा भी हो सकते हैं? कम भी हो सकते हैं, वेरी गुड। तुम जाओगे कि नहीं, नहीं जाओगे, चला जाओ। जिक्सा फिट, यानी कि इसको साम सिद्धांत कहते हैं। जिक्सा फिट, जैसे आप देखो पजल होता है ना, बच्चों के जो खेलने के लिए पजल आते हैं तो पजल को क्या करते हो, अलग अलग पार्ट में कर देते हैं,
फिर उसको जोड़ते हैं। तो आप देखते हो ये वाला पीस में यहाँ से खाली है और ये वाला पीस यहाँ से उभरा है, अगर इसको हम ब्लॉक को ऐसे डालेंगे तो ये मैच हो जाएगा, है ना। सेम चीज़ इन्होंने कहा कि आप ये देखो जो क्या है आपका मैक्सिको की खाड़ी है और ये वाला पार्ट जो ऐसे घुमा हुआ है, यहाँ तो टेढ़ा मेढ़ा घुमा हुआ है और एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये वाला पार्ट देखिए, अगर इसको इसमें मिलाया जाएगा तो ये मिल जाएंगे। फिर उन्होंने कहा यूरोप का ये जो पार्ट है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का, और यहाँ पर देखो जो आपका कनाडा के पार्ट हडसन की खाड़ी है, अगर उसमें फिट करा जाएगा तो ये आराम से फिट हो जाएगा। मेडागास्कर देखो यहाँ से अलग हुआ और यहाँ पर स्पेस वैसे खाली है, अगर इसको यहाँ जोड़ा जाएगा तो यहाँ फिट हो जाएगा। इंडिया का अगर ये वाला देखा जाए यहाँ जोड़ा जाएगा तो यहाँ फिट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कॉन्टिनेंट के किनारे देख के हमें ऐसा लग रहा है कि अगर इनको वैसे ही पजल की तरह जोड़ा जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसको इन्होंने कहा जिप्सा फिट का सिद्धांत, कि जैसे ही देखने को लग रहा है मिलेगा तो वैसा ही हो जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने कहा हिम, फिर इन्होंने कहा वनस्पति, और उसके बाद इन्होंने कहा पर्वत। पर्वत बोल दो या चट्टान, पर्वत बोलो या चट्टाने बोलो। इन्होंने अपने सिद्धांत को एविडेंस, पहला एविडेंस तो इन्होंने दे दिया जिप्सा फिट का, दूसरा एविडेंस इन्होंने दिया हिम। अब कभी इन्होंने कहा ये जितने भी कॉन्टिनेंट थे ये क्या हुए हैं, ये कॉन्टिनेंट कभी उत्तर की ओर क्या होते थे, दक्षिणी ध्रुव में, सॉरी दक्षिण ध्रुव में थे। अब दक्षिण ध्रुवीय देखा जाए तो ध्रुव कैसे थे उस समय, ठंडे रहे होंगे, तो इन पर कभी ना कभी क्या होगा आपके हिम चादर यानी कि ग्लेशियर में ढके हुए बर्फ की चादर ढकी हुई होगी। अब हिस्ट्री में भी आपने सुना होगा हिम युग, सुने? अभी नहीं सुने, क्यों नहीं सुने होंगे? हिम युग तो सुने ही होंगे, आदि मानव पढ़ लिए, एंशिएंट स्टार्ट हो गई, बुद्ध और जैन पढ़ा, अच्छा चलो कोई नहीं, हाँ उसी में है हिम युग है। जैसे अभी आप चलो ये छोड़ दो, उसमें पढ़ाया था तब हिम युग क्या हुआ, हिम युग जैसे अंत होने पर आया तभी नदियों ने क्या करा, नदियां एकदम फ्लो हुई और ये नदियों पे मैदान बन गया। प्लेस्टोसीन युग में मैदान बने क्योंकि हिम युग क्या होने लगा था, खत्म होने लगा, तो यही हिम युग क्या होने लगा, हिम पिघलने लगे। तो इन्होंने कहा जो हिम है उसके हिम जब पिघलेगा तो क्या होगा, अवसाद इकट्ठे करेंगे, अवसाद इकट्ठे करेंगे तो इन अवसाद पे ताप और दाब पड़ेगा तब भी चट्टाने बनेंगी। तो ऐसी जो चट्टाने बनी हैं ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं कि कठोर होते हैं, कठोर। अच्छा कौन सी मात्रा ज्यादा होती है बर्फ में, कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है, कहते हैं ना कार्बन का रूप बर्फ है क्या है, हाँ बताओ सर नाम, किसी को नहीं पता है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, जो मैं तुमसे पूछी वो तो साइंस का क्वेश्चन था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। कार्बन का सबसे कठोरतम रूप क्या पाया जाता है पृथ्वी पर, हीरा, ठीक है। कार्बन का ठोस रूप में बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड का है, हाँ तो कार्बन तो वही हो गया ना फिर, CO2 पूरा CO2 कार्बन हो गया। आता तुम सीधे सी ले रही हो, तुम सीधे सी ले रही हो, सी मतलब कार्बन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कोई बात नहीं। तो हिम से जो अवसादित चट्टाने हुई है उसको कह रहे हैं टिटलाइट। ये टिटलाइट चट्टाने कहाँ पाई गई, ये टिटलाइट चट्टाने आपकी भारत में पाई गई, भारत के साथ साथ आपके अफ्रीका में पाई गई, अफ्रीका के साथ साथ आपके दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है फॉकलैंड, उसके बाद आपके ऑस्ट्रेलिया में। अब आप ये देख रहे हो ये वाले क्षेत्र जो इन्होंने बताए हैं ये कभी बर्फ वाले क्षेत्र में रहे नहीं, क्योंकि ये अधिकतर विषुवत रेखा या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कभी बर्फ नहीं पड़ती। पर इधर जो चट्टानें मिलती हैं वो कैसी मिली हैं,
बर्फ हिम के द्वारा जो अवसाद लाए गए उनसे जो चट्टानों का निर्माण हुआ उसको कहते हैं टिट लाइट प्रकार की चट्टानें यहाँ मिली है। तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि जब ये होंगे तो ये कंटेंट आपस में जुड़े रहे होंगे और ये आपस में जुड़े हुए होंगे कहाँ होंगे, दक्षिणी ध्रुव के आसपास होंगे। फिर अभी गति भी होगी, गति ध्रुव उत्तर की तरफ क्यों कर रहे हैं कॉन्टिनेंट, या पश्चिम की तरफ ही कॉन्टिनेंट गति क्यों करे हैं, ये सिद्धांत भी अभी धीरे धीरे आप पढ़ोगे। अभी क्या पढ़ रहे हो, अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो। अगली बात इन्होंने कहा वनस्पति। वनस्पति इन्होंने कहा जो वनस्पति आपको कहाँ मिल रही है, इन क्षेत्रों में मिल रही है, वही वनस्पति आपको इन क्षेत्रों में भी मिल रही है। ऐसी वनस्पति को इन्होंने कहा ग्लासपोसिट। ग्लासपोसिट वनस्पति क्या मिल रही है, इन कॉन्टिनेंट में पाई जा रही। कौन से, भारत हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया और मेडागास्कर, इस क्षेत्र में भी आपको वो वनस्पति मिल रही है। तो वनस्पति के आधार पे इन्होंने प्रूफ करा। उसके बाद पर्वत। अब इन्होंने कहा जो पर्वत है पूरा हो जाएगा, हर्षियली पर्वत, यानी कि हर्षियली युग के जो पर्वत है वो आपको जर्मनी की तरफ मिलते हैं। इन्होंने कहा जो आपका जो क्या है अटलांटिक सागर है, यहाँ पर जो पर्वत है और यहाँ जो पर्वत मिल रहे हैं उनमें क्या है, बनावट संरचना एक ही है। यहाँ पर जो पर्वत मिल रहे हैं वो कैलिडोनियस प्रकार के पर्वत है और यहाँ जो पर्वत मिल रहे हैं वो हर्षियली पर्वत मिल रहे हैं। और दोनों ही पर्वत की क्या है, संरचना एक ही प्रकार की है। तो इससे भी लगता है कि कॉन्टिनेंट क्या हुए होंगे, कभी आपस में एक रहे होंगे और इन पर्वतों का जो निर्माण हुआ होगा सेम युग में हुआ होगा, इसलिए जब ये अलग हुए तो गुण मिल रहे हैं। अब आप ऐसे सुन लो, इतनी सारी बातें जो प्रूफ करी हैं। जुड़वा भाई बचपन में पिक्चरों में बहुत खो जाते थे, होते थे है ना, तो उनके क्या होते थे, सिम्टम्स देखे जाते थे। अरे उनके आगे एक अमिताभ बच्चन की कोई पिक्चर है, मुझे याद नहीं आ रही है, तो है तो उनकी आदत होती थी ना अपने पिता या अपने भाई की तरह कहने की। बचपन में अगर खो गए हैं तो एक ये हो जाते हैं ना, जीन और ये गुण देखे जाते हैं, तो समान गुण देखे गए, जहां वहां सिमिलरिटी पाई गई तो उन्होंने उस सिमिलरिटी के आधार पर अपने सिद्धांत को क्या करा, एविडेंस दिए। देखो ये चीज जो यहाँ मिल रही है वही चीज यहाँ भी मिल रही है, जो चीज यहाँ मिली है वही चीज यहाँ सब जगह मिली है। तो इन्होंने एक एविडेंस दिया, उस एविडेंस के आधार पर जो आपका अल्फ्रेड वैगनर है उन्होंने अधिकतर इस चीज को लोगों को संतुष्ट किया कि हाँ कि किसी जमाने में ये क्या रहे होंगे, एक साथ रहे होंगे। फिर इन्होंने कहा गति कैसे हो रही है, भाई गति भी तो बताओगे, गति कैसे हुई है, ये सब कैसे हुआ है। तो आगे और सिद्धांत आए। अब इन्होंने दे दिया कितने, 12 में, 1912 में। इसके बाद आपका आर्थर का सिद्धांत, आर्थर और बोन्स का सिद्धांत आता है, संवैनी धाराओं का सिद्धांत। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1930 में इसको मैं समझाऊंगी और इसको मैं दिखाऊंगी भी। इन्होंने ये कहा जो आपकी जो प्लेटें हैं, प्लेट की बात अभी किसी ने नहीं कही है, ठीक है, अभी मैं प्लेट निकाल दी हूँ अपने मुंह से, पर प्लेट इन्होंने भी नहीं कहा। इन्होंने भी कहा महाद्वीप हैं, क्या विस्थापित हो रहे हैं, महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, महासागर विस्थापित नहीं हो रहे हैं। अभी भी ड्रिफ्ट कौन कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट कर रहे हैं। इन्होंने भी क्या, संवैनी धारा का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा अब तक सब पढ़ रहे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सिद्धांत दिया संवैनी धारा का। इन्होंने कहा पृथ्वी के अंदर उच्च तापमान मिलता है और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर स्वतः विखंडित होने वाले पदार्थ मिलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, यूरेनियम, है ना। यूरेनियम क्या है, प्रकृति में स्वतः विखंडित होने वाला पदार्थ है। जब ये विखंडित होता है तो अपने साथ क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो उसकी जो ऊर्जा निकलती है, एनर्जी ऊपर की ओर क्या करती है, फ्लो करती है। जब ये एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो करेगी तो ऊपर आने वाली जो परत है, कौन है आपकी, बताओ, सबसे ऊपरी परत कौन सी है पृथ्वी की, सियाल, ठीक है। सियाल को क्या करती है, ऊपर उठा के गति देने का प्रयास करती है। तो जो ये गति मिल रही है उसको किसके कारण मिल रही है, संवैनी धारा। और संवैनी धारा से कहाँ से हो रही है, पृथ्वी के अंदर
रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी, इसको कह रहे हैं इंग्लिश में कहेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल। और ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का क्या होता है, स्वतः ही विखंडन होता है। जब ये टूटते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब जब ये एनर्जी को रिलीज कर देंगे तो इनकी एनर्जी कहाँ निकलेगी, ऊपर की तरफ निकलती है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ निकलेगी तो क्या करेगी, ऊपर की जो प्लेटें हैं उनको गति देती है। तो जिस कारण क्या होता है, इनको गति प्रदान होती है। किसका है ये, आर्थर और होम्स का सिद्धांत है। आर्थर और होम्स ने दिया था 1930 में। इसके बाद एक सिद्धांत 1940 में और दिया जाता है। इन्होंने भी कॉन्टिनेंट में कहा है, इन्होंने भी कहा है कॉन्टिनेंट पे। अगला सिद्धांत है वो महासागरीय निकल प्रसार सिद्धांत, ओशियन फ्लोर स्प्रेड थ्योरी। इन्होंने कहा, सबने तो बताया कि क्या हो रहा है, महाद्वीप क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा महासागर भी फ्लो कर रहे हैं। इन्होंने कहा क्या हो रहा है, महाद्वीपों का भी क्षेत्र है जो क्या बढ़ रहा है, महाद्वीपों का महासागरों का क्या बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है। किसी चीज का आकार कब बढ़ेगा भाई, आपका शरीर का आकार कब बढ़ेगा, जब आप फूलोगे ना, जब आपके अंदर तो तो यहाँ इन्होंने कहा जो आपके महासागर हैं उनका भी क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। उनका जो नीतल है, जो उनका फ्लोर है, वो भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, अब तक सब लोग महाद्वीप कह रहे थे, इन्होंने महासागर कहा। इन्होंने कहा जो क्या है, पृथ्वी के अंदर का तरल क्या निकलता है, तरल मैग्मा है। जब वो कमजोर सतह को तोड़ता है और जब ऐसे फ्लो कर रहा है, जब दूर जा रहे हैं तो इनका नितल बढ़ रहा है। अभी इन्होंने ये नहीं बताया नितल बढ़ कैसे रहा है और क्यों बढ़ रहा है। उन्होंने कहा पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है, मैग्मा जब जो आता है और वो धरातल पे जमा होता जाता है। जब वो धरातल पे जमा हो रहा था, ये सागर के क्या कर रहा है, सागर के फ्लोर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसको आप ऐसे समझो, आप मोटे हो गए हो, आपका जो सूट था आपकी पुरानी साइज का था, वो नहीं आ रहा है। अब आप टेलर महोदय के पास गए, टेलर महोदय वो वाले टेलर नहीं जिन्होंने 1908 में थ्योरी दी है, टेलर वो टेलर जो आपके कपड़े सिलते हैं। आपने कहा अब मेरा शरीर क्या हो गया, फैल गया, मेरे शरीर का क्या हो गया, प्रसार हो गया, अब ये कपड़ा मेरे नहीं आ रहा है। तो अब आप इस कपड़े को क्या करोगे, मेरे साइज का ही बनाओगे। तो क्या करेगा, उसमें कोई डिजाइन बना के बीच में एक कपड़ा जोड़ देगा। जब वो डिजाइन बना के उसमें वो बीच में वो कपड़ा जोड़ा तो आपके कपड़े का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर साइज बढ़ना यानी कि बीच में कुछ चीज जुड़ रही होगी ना। जो बीच में वो चीज जुड़ रही है वो किससे जुड़ रही है, पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा निकल रहा है और धरातल पे, ये सागर तल पे आते ही वो ठंडा होके जमा हो जा रहा है। तो नॉर्मली ऐसी चीजें किसका निर्माण करें, रिड्ज का, यानी कि कटक बन रहे हैं। तो जितने भी कटक देखोगे, कहाँ देखोगे आप, महासागरों के अंदर देखे जाएंगे। समझ में आ गई ये वाली थ्योरी। ये ऊपर की जितनी भी सारी थ्योरीज थी, इन थ्योरीज ने एक नई थ्योरी को दिशा दी जिसमें आया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। 1965 में मॉर्गन और कौन है दूसरे, माइजैक, मुरे नहीं है, मॉर्गन और माइजैक के संयुक्त प्रयास से एक नई थ्योरी आई, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। कब आया, 1965 में। जो भी थ्योरी बताई गई है उनमें से सिर्फ पहले वैगनर की थ्योरी नॉर्मल पूछा जाता है पेपर में, दूसरा आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बाकी थ्योरी इतनी नहीं पूछी जाती है। अब हम जरा चित्र पर आते हैं। जितनी थ्योरी सुनाई आपको नहीं, थ्योरी नहीं लिखनी है, लिखनी है क्या, पहला जोइक, मीसोजोइक, सीनियोजोइक, क्या बात है, कहाँ से जोइक हो जाते हैं। सीनियोजोइक के बाद आपका आता है नियोजोइक। जो इस समय एरा चल रहा है वो किसका चल रहा है, आपका नियोजोइक का। कहाँ चली गई थ्योरी, चलो प्रूफ करें
थ्योरी के दिख रहा है या दूसरा लगाऊं? इसमें देखो सारे चीज़ें आ रही हैं, इसलिए मैंने ये लगाया। वैगनर ने अपने थ्योरी के सपोर्ट में कुछ क्या दिया था? प्रूफ दिए थे। क्या कहा? हिम। अब आप देख रहे हो जो आपका अंटार्कटिका है, ये आपका इंडिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका क्या है? साउथ अफ्रीका। इसी के साथ आपका क्या है? यहाँ पर आपके फॉकलैंड आ रहे हैं और यहीं पर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ रहा है। तो ये सारे कॉन्टिनेंट देख रहे हो सफेद चादर से ढके हुए हैं, यानी कि ये कभी कहाँ थे? बर्फ की चादर के बीच में ढके हुए थे और तभी इनका क्या हुआ? टूटना प्रारंभ हुआ। जब ये कहाँ पहुँच गए? उस कटिबंधीय क्षेत्र में पहुँच गए तो इनकी बर्फ क्या हो गई? पिघलना शुरू हो गई। जब इनकी बर्फ पिघलना शुरू हो गई तो नीचे जो चट्टानें दिखाई दी हैं वो हमें कैसे दिखी हैं? टिट-लाइट चट्टानें। टिट-लाइट चट्टानें वो चट्टानें अपसादी चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण किसके द्वारा हुआ होता है? हिम के द्वारा हुआ होता है। समझ में आ गया? तो ऐसी चट्टानें कहाँ क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में मिली तो इन्होंने अपनी थ्योरी का प्रूफ देके इसको क्या कर दिया? राइट टिक लगवा दिया। फिर उन्होंने कहा फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म। जैसे जीवाश्म आपको यहाँ मिले हैं वैसे जीवाश्म आपको इन सारे कॉन्टिनेंट में भी मिले हैं। कहाँ मिल गए? इंडिया में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका। हम सिर्फ इसी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इंडिया पढ़ रहे हैं और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड में जितने भी आपको अवशेष मिले होंगे, सेम अवशेष वहाँ मिल रहे होंगे, तभी तो हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो जीवाश्म मिले हैं ये आपके क्या हैं? वनस्पति मिली हैं। ये क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं। जितने भी रेप्टाइल्स के अवशेष मिले हैं वो सारे यहाँ भी मिले हैं। तो इसीलिए क्या है? इनकी ये वाली भी थ्योरी क्या हो गई? एक्सेप्टेबल हो गई। इसको भी हमने क्या कर लिया? आपका एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये चीज तो इन्होंने आगे दिखाई है। इसके बाद एक और देख लो, कहाँ चले जाते हैं महोदय साहब? अरे यही महोदय, फॉसिल एविडेंस है लैंड रेप्टाइल ट्रायसिक युग में। चलोगे या नहीं? कहाँ मिल गए आपको? इंडिया। और इंडिया का ये देख रहे हो दक्षिण का, यानी कि जो आपका साउथ वाला क्षेत्र है। जो ये ग्रीन दिखाया है यहाँ पर क्या मिल रही है? आपकी सेम वनस्पति यानी कि फॉसिल मिल रहे हैं। इनके भी फॉसिल ही मिल रहे हैं। अगला है आपका फॉसिल रिमेन मिल रहे हैं किसके? आपके ये वाले रेप्टाइल के। ये कहाँ मिले हैं? आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और आपके दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। दूसरा है ये फॉसिल मिले हैं वो किस में मिले हैं? आपके साउथ अमेरिका और अफ्रीका। ये जो लाइन दिखाई जा रही है तो ये दिखाया जा रहा है किस किस के फॉसिल्स मिले हैं और कौन कौन से कॉन्टिनेंट में मिले हैं। इन्हीं फॉसिल्स के आधार पर इन्होंने क्या करा है? अपनी थ्योरी को सपोर्ट दिया। अब थ्योरीज कहाँ से मिली वो आगे क्या? ये सारी थ्योरी पढ़े हो जिसके नाम लिख के थे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो किस किस ने दी? आपके वैगनर ने और टेलर ने। कब कब? 1910 मान लेते हैं और इसको 1912 मान लेते हैं। अब मैंने कहा सी फ्लो स्प्रेड, किसने दिया था ये वाला सिद्धांत? हैरी हेस और मैकेंजी। प्लेट टेक्टोनिक अभी पढ़ाया नहीं है ना? अभी प्लेट टेक्टोनिक नहीं पढ़ाया है। ये फिर पढ़ाया। अच्छा पोलर बेंडिंग पढ़ाया ही नहीं है। पोलर बेंडिंग में कुछ नहीं है। पोलर या ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और कैसे ये टर्न हुए हैं। उत्तरी ध्रुव कभी दक्षिणी ध्रुव में था और दक्षिणी ध्रुव कभी उत्तरी ध्रुव में था। तो इन्होंने अपनी ये वाली थ्योरी भी दी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ाई। इसके बाद ये हो गया। और एक अच्छा जी कन्वेंशनल थ्योरी किसने दी है? आपके आर्थर और होम्स ने। कब दी थी? 1930 में। ये कब है? 1940 में। बाकी 1910, 1912, 1920 और 1940 है। अब देखो जो कन्वेंशनल थ्योरी है उसका डायग्राम ये है। जो मैंने क्या समझाया था आपको कि पृथ्वी के अंदर क्या है? रेडियोधर्मिक तत्व होते हैं। ये स्वतः ही क्या होते हैं? विखंडन होता है और एनर्जी को रिलीज करते हैं।
ये एनर्जी जब ऊपर जाती है तो रिड्स बनाती है और साथ ही साथ इनको गति देती है। इसका एक एनिमेशन दिखाएंगे अभी आप। और क्या बन रहे हैं, जब यहाँ पर ये हो रहा है, ये सबट्रैक्ट हो रहा है, एक दूसरी प्लेट क्या जा रही है, इसके अंदर जा रही है, तो क्या बन रहे हैं आपके रेंज, जिसको हम कहते हैं गर्त बन रहे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाती है। प्लेट टेक्टोनिक अभी पढ़ाएंगे, इससे पहले आप देख लो एनिमेशन। कहीं आएगा, बैक जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये बेटा पुरानी थ्योरी थी। सियाल सीमा, ये जो आपके मेटेलिक फॉर्म में मिले हैं, जिन जिन परतों में जो जो मेटल पाए गए हैं, उसी के आधार पर उन्होंने इसको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। देखो संवहनी तरंगा इस तरह से देख लो, कैसे देख लो आशा, कैसे एनर्जी रिलीज होती है, कैसे आपकी क्या करते हैं, जो ट्रस्ट है वो मूव कर रहा है, यानी कि आपका लिथोस्फीयर, और ये सबट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि जमीन के अंदर जा रहा है। जैसे ही जमीन के अंदर जाता है, मेल्ट होके फिर से एनर्जी रिलीज करता है, और यहाँ पर क्या बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, या आपके क्या बनेंगे, ये देखो अब ये सबडक्शन वाला दिखा रहे हैं। जैसे ही सबडक्शन होगा, एनर्जी मैटर क्या होगा, पिघलेगा, पिघलने के बाद ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे या आपके रिड्स बनेंगे। समझ में आया प्रोसेस या नहीं? कौन कह रहा है हैप्पी दिवाली? एक बार और फिर से चल जाएगा, देख लो फटाक से। तुम लोग एक बार देखने के चक्कर में, ये तो एक बार देखने में समझ में आने वाले हैं जो चीजें आपको समझा दी गई हैं। अब आज इंग्लिश में आएगी, सुन लोगे, बोलो, फिर समझ में आएगी भी। तो यही चीज मैंने आपको तो समझा दी है। ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, फिर ये कन्वर्ट होकर यहाँ टर्न कर रही है। थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये एनर्जी रिलीज करी और क्या हो गई, ऐसे जाके फिर से टर्न होगी, और ये जो बनता है सर्कुलेशन, इसको कहते हैं फ्लोम। आगे बात समझ में, जो ये सर्कुलेट चीज हो रही है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, पेपर में नॉर्मल पूछा जाएगा, जो प्लेट का संचरण करने में सहायक होती है, वो कौन सी प्रक्रिया है, फ्लूम। जब तक फ्लूम नहीं बनेगा, प्लेटें फ्लो नहीं करेगी। तो ये फ्लूम क्या कर रहा है, प्लेटों का संचलन कर रहा है। और ये फ्लूम के अंतर्गत यहाँ जब ये नीचे सबडक्शन देखा था ना, सबडक्शन का हो रहा है आपका ये मैग्मा नहीं है, ये गरम गरम हीट है। ऐसे समझो, आप भगोने में पानी रखते हो और पानी रख के उसको ढक के चले जाते हो, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखते हो वो प्लेट क्या होती है, धम से गिर जाती है। जो प्लेट वो धम से नीचे गिरी है, जो चलने में उसको गति दी है, जो नीचे गरम गरम भाप उठ के आ रही थी, उसको उठा के गति दे के नीचे गिरा दिया। तो सेम ये है, ये गरम गरम एनर्जी है जो किससे निकल रही है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनका विखंडन हो रहा है अपने आप ही, और ये विखंडित होकर एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब ये एनर्जी क्या करती है, निकलने की कोशिश करती है। तो वहां से ये निकलेगी जहाँ पर कमजोर पार्ट होगा, वहां से कमजोर पार्ट से निकलने के प्रयास करती है। कुछ तो निकल जाती है, कुछ नहीं निकल पाती है, तो क्या करेगी, इसको आगे गति देती है। ऐसे ही सर्कुलेट होती रहती है। अब जब ये सर्कुलेशन में क्या होता है, सबडक्शन होता है, यानी कि प्लेट कहाँ जाती है, नीचे की ओर जाती है। जैसे ही सबडक्शन होगा और ये प्लेट नीचे जाएगी तो ये पिघलने लगेगी। जब ये पिघलती है तो यहाँ से जो तरल पदार्थ होता है वो भी निकलने का प्रयास करता है। तो ये तरल पदार्थ क्या करेगा, ऊपर की ओर झटका लगाता है।
तो जहाँ पर आपके क्या होगा, कमजोर परत होगी, वहीं से ये ऊपर निकलने का प्रयास करता है, तो ज्वालामुखी के रूप में ऊपर निकलता है। कई बच्चे आज आए नहीं है, जब ज्वालामुखी पढ़ोगे या प्लेट टेक्टोनिक पढ़ोगे तब उन्हें चीजें नहीं समझ में आएंगे, फिर बोलेंगे हमें तो समझ नहीं आया। आगे बात समझ में, तो ये बन रहा है प्लूम। प्लूम को नॉर्मली आप याद रखना, शब्द बहुत छोटा है, अगर भूल गए तो पूरी थ्योरी आपकी दिमाग से चली जाएगी। चलो एक बार और देख लो अपना हैप्पी दिवाली, उसके बाद आगे क्लासेस करें कंटिन्यू। मैम जो ऑनलाइन ये सब क्या बताया है तुम्हें पहले की, जो ऑनलाइन कर देगा वो दूसरे तरह से पिक्चर कहाँ से रखेगी? जो ऑनलाइन, हाँ पिक्चर कहाँ से चलेगी, मैडम ने चला इसीलिए बोला था आवाज। एनिमेशन है, दिमाग लगा लो। एनिमेशन क्यों, और कुछ होता है क्या? एनिमेशन, एनिमेशन। चलो तुम मजाक बना रहे हो, तुम्हारी पीढ़ी में और मेरी पीढ़ी में कितना फर्क है, बता लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, फिर से वहीं जाना पड़ेगा। कहाँ पर पहुंच रहे हैं हम? प्लेट टेक्टोनिक। यही था। ये जितनी भी सारी थ्योरी पढ़ी आगे रहा देती हैं आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी है? अभी जस्ट नाम बता के हटी हूँ, मॉर्गन और मैकेंजी नहीं, आइजैक है ना, आइजैक, मॉर्गन और आइजैक ने 1965 में इन सारी थ्योरी का अध्ययन करने के पश्चात अपनी एक थ्योरी दी। क्या दिया है? प्लेट टेक्टोनिक। उन्होंने कहा कि जो ना ही सियाल सीमा पर सियाल तैरता है, ना ही प्लेटें ही मूव करती हैं, मतलब ना ही महाद्वीप मूव कर रहे हैं, ना ही महासागर, जबकि ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें प्लेटों पर अवस्थित हैं। किस पर है? प्लेट पर है। हमारी पूरी पृथ्वी एक पजल की तरह है, यानी कि पृथ्वी का जो पृष्ठ है वो एक पजल की तरह है। जैसे पजल को पूरा तोड़ दिया जाए तो अलग अलग हो जाएगा, फिर उसको जोड़ा जाए तो एक रूप आ जाएगा। तो जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, सब क्या है? प्लेटों पर अवस्थित हैं। ऐसी प्लेटों की संख्या इन्होंने क्या बताई है? जो बड़ी है वो 7 है और जो छोटी है वो 20 है। जबकि नासा अपनी स्टडी में कहता है कि 100 प्लेटें हैं। 100 प्लेटें वो नहीं कि 100 मेहमान आ रहे हैं, आपने अपने घर से प्लेट निकाली और उनको दे दिया खाने में। ये प्लेट का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं? प्लेट वो चीज है जो धरातल का कठोर भाग है, और धरातल का कठोर भाग यानी कि जो आपको भूमि का ऊपरी दिख रहा है उसमें कौन कौन से लेयर समाहित है, मुझे ये बताओ। और मोटाई कितनी कितनी है, महासागरों में कितनी है, महाद्वीपों में कितनी है, ये चीज इससे नेक्स्ट पहली क्लास में बता चुकी हूँ। फोन अंदर रखो। मोहित का क्लास में नहीं था। बताओ, जाके रिवीजन करा? नहीं। एटमॉस्फेयर की मोटाई कितनी है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तेज बताओ। एटमॉस्फेयर की मोटाई कंधे नहीं बताने उठा के। महासागर में कितनी है और महाद्वीप में कितनी है? ये तो सबको ही पता होगा, महासागर में कम है और महाद्वीप में ज्यादा है। 5 किलोमीटर बताई थी ओशियन में, और कॉन्टिनेंट में 30 बताई थी, और जहाँ पर महाखंड यानी कि क्या है आपके पर्वत है वहाँ पर 100 किलोमीटर तक बताई थी। लगभग 70-80 के एवरेज में जा रहा था। अब एथनोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये क्या है? लिथोस्फीयर की है। एथनोस्फीयर और लिथोस्फीयर को मिला के क्या बन रहा था? सॉरी,
जो आपका लिथोस्फीयर है और नीचे क्या था आपका एटमॉस्फेयर, इसी का पूरा आधा पार्ट ले रहे थे, तब हमारा बन रहा था पूरा 200 किलोमीटर तक की मोटाई। ठीक है, जो आपका क्या था एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में भी अपर, मिडिल और लोअर 3 में बांटे थे। जो अपर एटमॉस्फेयर था उसको मिला के अपर एटमॉस्फेयर और पूरा लिथोस्फीयर, इसको मिला के हमने कह रहे थे जो लिथोस्फीयर है वो किस पे तैर रहा है, मिडिल एटमॉस्फेयर के ऊपर तैर रहा है। तो 100 किलोमीटर कौन सा आपका एटमॉस्फेयर और बाकी पूरा ये 100 आपका किसका, तो 200 किलोमीटर की गहराई तक क्या है आपका लिथोस्फीयर है। और यही लिथोस्फीयर किस पे तैर रहा है, आपके एटमॉस्फेयर पे मूव कर रहा है। तो प्लेटों की मोटाई एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर को मिला के जो कठोर रूप आपको दिख रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। समझ में आ गया प्लेट क्या है? एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट और लिथोस्फीयर पूरा, उन दोनों को मिला के जो कठोर पार्ट होता है उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्लेट्स कह रहे हैं। और ये प्लेट्स क्या कर रही हैं, एटमॉस्फेयर जो क्या है आपके लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट करता है। फ्लोटिंग थ्योरी आ गई पूरी, किसने दी रहे हैं, वैगनर साहब दिए हैं। अब इन्होंने ये कहा, अब जो प्लेटों का नाप है, ये प्लेट है कितनी, इन्होंने कहा क्या है 7 बड़ी प्लेटें, कोई बड़ी साइड में दिखा दो प्लेट्स, है ना। जो एटमॉस्फेयर है, जो लिथोस्फीयर है, अभी जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना उसके बाद जो पिक्चर पड़ी होगी इसमें तो मैं दिखा देती हूँ। हाँ, ये पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इन्होंने प्लेट्स बोला, जो आपकी बड़ी प्लेटें हैं वो आपकी है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, लिखा हुआ दिख रहा है ना पीछे, आगे पीछे, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, यूरोपियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन और ऑस्ट्रेलिया प्लेट को एक ही मिला के कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कितनी हो गई, 1 2 3 4, अटलांटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट हो गई 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक आपकी है अटलांटिक प्लेट। ये क्या है आपकी टोटल हो जाती है 7 बड़ी प्लेट। उसके बाद होती है नजका प्लेट, सबके नाम, और कभी कभी पूछा जाता है नजका प्लेट की अवस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट के पास है। तो मैप को दिमाग में आप कहोगे मैम अभी हमें वो तो मैप याद नहीं हो रहा है, अब आप प्लेटों का मैप हमें और दे रहे हैं। तो आपकी जो नजका प्लेट है, जो कोको प्लेट है, जो कैरेबियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, और यहाँ पर आ रही है आपकी अरेबियन प्लेट, ठीक, सोमालियन प्लेट। ये सारी कैसी ऐसी मिला के ऑस्ट्रेलिया प्लेट के बाद आपकी क्या है, न्यूजीलैंड के पास आती है, न्यूजीलैंड, और यहाँ पर फिलीपींस हो गया, जापान आता है, जापान की प्लेट आती है। तो ये सारी प्लेट्सों के नाम क्या करोगे आप, याद रखोगे। फोका और जमैका प्लेट ये आ गई, क्यूबा प्लेट जो कैरेबियन प्लेट का ही हिस्सा है। तो ये छोटी छोटी प्लेट और 7 बड़ी प्लेटों को मिला के क्या बन रहे हैं आपके कॉन्टिनेंट और ओशियन बन रहे हैं। कॉन्टिनेंट अलग हुए हैं, प्लेटें जब एक दूसरे से क्या हुई, अलग हुई, बीच बीच में जैसे ही गैप आता गया सागर बनते गए और महासागरों का निर्माण होता गया है। ठीक, समझ में आ गया, प्लेटें देख ली या नहीं, क्या हुआ आशा, क्या समझ नहीं आया, क्या बता रही हो उसे, क्या पूछ रही हो बताओ। तो ये चीज़ मुझसे भी बोल सकती हो। चलो, ये नहीं है कि आशा बोलेगी तो मैं उसके बाद ज़्यादा सुन लूँगी, तुम सब मेरे लिए बराबर हो। कोई भी कुछ पूछेगा तो मैं सबको उतना ही जवाब दूंगी, एक को तो नहीं पढ़ाने आई हूँ मैं, सबको पढ़ाने आई हूँ। कंटिन्यू, देखो जो आपका कौन है 1965 में किसने दी है थ्योरी ये वाली, मॉर्गन ने। मॉर्गन ने कुछ नहीं कहा, सबने ये कहा कि ये सीमा तैर रहा है या लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर कह रहा है, इन्होंने सीधे कहा प्लेट है। और ये प्लेट क्या है, हमारी पूरी पृथ्वी पजल की तरह है, जिस प्लेट पर आपके महासागर भी हैं, कॉन्टिनेंट भी हैं और सागर भी हैं। कुछ बड़ी प्लेटें हैं जो हमें साथ साथ दिखाई देती हैं, जैसे आपकी अमेरिकन प्लेट हो गई जिसपे आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, दूसरी आपकी हो गई साउथ अमेरिकन
कॉन्टिनेंट प्लेट यानी कि साउथ अमेरिकन प्लेट, जिस पर आपकी साउथ अमेरिका, और ये जो बीच में ब्रेक दिखा रहे हैं ना, ये अटलांटिक सागर भी आ रहा है इसी में। फिर जो अफ्रीका है, अफ्रीकन प्लेट में जो आपका अटलांटिक सागर है और अफ्रीका आ रहा है। यूरोप, पूरा यूरोपियन प्लेट में बसा हुआ है, जिसमें आपका रसिया वगैरह सब आता है, और रसिया पूरा आधा आधा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि आधा पार्ट कहाँ जा रहा है आपका प्रशांत सागर की प्लेट में। उसके बाद आपको दिख रहा है प्रशांत प्लेट, ये सब कितनी है, बड़ी। जो इसमें बड़ा दिख रहा है वो बड़ी प्लेट है। आपकी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेट को मिला के ऑस्ट्रो इंडियन प्लेट कहते हैं। ये भी क्या है, आपकी एक बड़ी प्लेट है। दूसरी बात आपकी अंटार्कटिका प्लेट, ये भी एक बड़ी प्लेट है। सबसे बड़ी प्लेट की बात करी जाएगी तो आपके प्रशांत महासागर की प्लेट सबसे बड़ी है, उसके बाद अटलांटिक, और फिर ये आपकी क्या है, कॉन्टिनेंट वाली प्लेट्स हैं वो आती है। इसी के बीच में छोटी छोटी प्लेट्स हैं। ये छोटी छोटी प्लेट जैसे नज़्का प्लेट, कोको प्लेट, कैरेबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, यहाँ जापान है, जापान की प्लेट। और छोटी छोटी प्लेट यहाँ पर आपकी क्या है, कौन सा देश है यहाँ पर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की भी प्लेट कहाँ पर, इन्हीं में अवस्थित है। तो ये छोटी छोटी है। अब इन्होंने कहा बड़ी प्लेट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ये छोटी प्लेट महत्वपूर्ण है। जितनी भी ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंप क्रियाएं होती हैं वो इन्हीं प्लेटों के किनारे पर होती हैं। आप प्रशांत महासागर में देखोगे फिलीपींस प्लेट, जापानियन प्लेट, ये सारी जो प्लेटें हैं प्रशांत महासागर में आ रही हैं, उपस्थित हैं। प्रशांत महासागर की प्लेटों में, इन्हीं प्लेटों के किनारे आपको ज्वालामुखी पर्वत दिखेंगे, अधिकतर भूकंप आते हुए दिखेंगे। तो यही क्षेत्र का क्या कहलाया जाता है, रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र। अब अगर हम इसमें से क्वेश्चन बनाएं तो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र जो कि कहाँ है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। पहला कथन हो गया, ये क्षेत्र ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाओं से हमेशा क्या रहता है, प्रभावित रहता है। दूसरा कथन है। तीसरा कथन, इस क्षेत्र में अधिक संख्या में भूकंप आना और क्या, ज्वालामुखी का क्रिया होने का कारण यहाँ पर छोटी प्लेटों की अवस्थिति है। तो आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब यहाँ छोटी प्लेट की जगह कोई बड़ी प्लेट कह देते तो आपका हो जाता आंसर गलत, क्योंकि इस प्लेट में, इस मेघला में कोई बड़ी प्लेट ना होके छोटी ही प्लेटों की क्या है उदाहरण। अब बड़ी प्लेट भी नीचे आती है या छोटी प्लेट, ये सब बताया जाएगा। क्यों इतना वो क्लास अभी चल रही है। तो यहाँ देखो नज़्का प्लेट है, कोको प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है। यहीं पर आप देख रहे हो ज्वालामुखी पर्वत मिल रहे हैं, मिल रहे ना। तो सबडक्शन हो रहा है ना किसी प्लेट का, जहाँ सबडक्शन होगा वहीं बड़े पर्वत भी बनेंगे, वहीं आपके ज्वालामुखी पर्वत भी मिलेंगे। और यहाँ रिंग ऑफ फायर वाला पूरा क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का जितना भी क्षेत्र है, इधर का ले लिया जाए और ये वाला क्षेत्र सब रिंग ऑफ फायर में आता है। यहाँ पर क्या है, आपके सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे प्लेटों की गति, है ना। वैगनर, वो सॉरी आपके नाम बार बार भूल जाते हैं। मॉर्गन ने जो आपकी ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी, इनकी थ्योरी शब्द संबंधी से मान्य हो गई कि प्लेटें क्या हो रही हैं, आपस में फ्लोट कर रही हैं। अब प्लेटों को गति कहाँ से मिल रही है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क देखो नहीं लग रहा है। वो कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। प्लेटों को गति के कारण क्या है, प्लेट गति क्यों कर रही है। तो इन्होंने प्लेटों की गति के लिए आपके पृथ्वी का घूर्ण, जिसको आयरस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सिद्धांत आयरस महोदय ने दिया था, इसको हम इसलिए इसको कह देते हैं आयरस सिद्धांत। तो पृथ्वी की गति का जो कारण है आपका पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी जब अपने घूर्णन पर यानी कि अपने अक्ष पर घूमती है, तो आप लोगों को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम रही है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूमती है तो भूमध्य रेखा के आसपास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और भूमध्य रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना अधिक होता है कि ये क्या करता है, कॉन्टिनेंट को उत्तर दिशा में प्रवाहित होने के लिए क्या कर देता है, प्रेरित कर देता है। तो वैगनर हो चाहे आपके कौन है, मॉर्गन हो, इन्होंने अपने थ्योरी में दिया ये महाद्वीप जब अलग हुए हैं तो उत्तर की ओर प्रवाहित हुए हैं। सिर्फ उत्तर की ओर प्रवाहित होने का कारण क्या है, क्यों नहीं पूरब की ओर हुए, क्यों पश्चिम की ओर नहीं हुए, क्यों दक्षिण की ओर नहीं हुए, उत्तर की तरफ क्यों हुए। तो उन्होंने बताया
क्योंकि जब ये महाद्वीप थे तो ध्रुवीय कहाँ थे, दक्षिण ध्रुव में अवस्थित थे। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिस कारण भूमध्य रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत अधिक मात्रा में होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये प्लेटें क्या कर रही हैं, उत्तर की ओर गति करना प्रारंभ कर देती है। चलो इन्होंने कहा ठीक है, भारतीय प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है और क्या है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। ये हमें चीजें समझ में आ रही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो इनको गति मिल रही है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, आपके आयरस महोदय ने करा है। इसलिए इसको हम कह रहे हैं आयरस का सिद्धांत। आयरस महोदय ने ही बता दिया। अब इसके बाद इन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का पश्चिम की ओर प्रवाहित होने का कारण क्या है। इन्होंने कहा जो देशांतर, आपका देशांतर रेखा उत्तर से क्या है, दक्षिण की ओर खींची गई है। वो कह रहे हैं जो देशांतरी विस्तार है उनका, किनका, महाद्वीपों का, जब वो देशांतर की ओर देशांतर के सारे फ्लो करती हैं तो वो अपनी दिशा उत्तर की ओर ना करके किधर कर ले रही हैं, पश्चिम की ओर कर रही हैं। इसलिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पश्चिम की ओर जाना देशांतर के समांतर फ्लो करने के कारण है। जबकि आपके ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और भारत का उत्तर की ओर जाना पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। ये सिद्धांत आयरस महोदय ने दिया। तो इन्होंने प्लेटों की गति के लिए पहला सिद्धांत पृथ्वी का घूर्णन माना। दूसरा सिद्धांत हॉट स्पॉट का सिद्धांत है। हॉट स्पॉट नाम सुने हो, हॉट स्पॉट वो जगह होती है जहाँ से पृथ्वी का लावा निकलता है, जहाँ से आपके प्रायद्वीपीय भारत के पठार दखन ट्रैक बना है। ठीक है, यही हॉट स्पॉट क्या है, यही हॉट स्पॉट बहुत वो वाला क्षेत्र है जहाँ पर क्या निकल रही है आपकी सबमरीनी धारा अभी दिखाई थी। तो मैंने कहा था आगे पिक्चर में दिखाने के बाद समझाएंगे। तो इन्होंने कहा हॉट स्पॉट दूसरा कारण है क्योंकि हॉट स्पॉट वो जगह होती है जहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः विखंडित होती रहती है और एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब ये अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं तो इनकी एनर्जी ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और एक प्लूम बनता है, जो क्या बनाया था, सर्किल दिखाया था। वो प्लूम क्या करता है, वो प्लूम जब ऐसे जाकर ऐसे करता है तो प्लेटों को गति मिलती है, तो प्लेटें आपस में ऐसे हो जाएंगी। किधर जाएंगी, दोनों प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी। अब तुम प्लेटों की सुन रहे हो ना, प्लेटों में गति मिल रही है, अब ये प्लेट दूर जा रही है यानी कि डाइवर्ट हो रही है। अब ये डाइवर्ट हो रही है तो कहीं कन्वर्जन भी तो हो रहा होगा। अब प्लेटों का इसी में प्लेटों का किनारा आ जाएगा कि डाइवर्जन कौन सा है, कन्वर्जन कौन सा है और फॉर्मुलेशन वाली कौन सी प्लेट है। तो इन्होंने कहा यहाँ पर क्या बनेगा, प्लूम बनेगा। यही प्लूम क्या कर रहा है, प्लेटों को गति दे रहा है। चलो दो सिद्धांत हो गए, दोनों सिद्धांत क्या हो गए, दोनों सिद्धांत प्रूवेबल है कि हाँ ये सारी चीजें सही हैं। क्योंकि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सर्वाधिक है और ध्रुवों पर कम है। इसलिए जब ध्रुवों पे कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने जो बल लगाया वो उत्तर की ओर प्रवाहित हुए। अगर यही बल ध्रुवों पर ज्यादा होता और भूमध्य पर कम होता तो आपके क्या होता, कॉन्टिनेंट ध्रुवों की ही तरफ क्या हो जाते, रुक जाते, किधर नहीं जाते, भूमध्य रेखा की ओर नहीं जाते। ये सिद्धांत समझ में आ गया कि नहीं। देखो पीटी में यानी कि जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें ये कथन बना के दिए जाते हैं और जब आपके रिटन एग्जाम होगा तो ये आपको एज इट इज सारे सिद्धांत लिखने होते हैं और लिखने के साथ साथ चित्र बनाना होता है। आपकी बार तो मैं कोई चित्र बनवा ही नहीं रही हूँ, पूरी इमेज सारी आपको दिखाई दे रही है। मोस्टली मैं ही बनवाती हूँ, जिस दिन मन होता है कि हाँ मुझे बनवा लेना चाहिए उस दिन मैं बनवा देती हूँ। हाँ मतलब पश्चिम से पूर्व को कैसे हो गई है तो जो मतलब इंडिया जो उत्तर की तरफ गया तो उसका मतलब ध्रुवों पे फोर्स कम है उत्तर के ऊपर। हाँ जो उत्तर की ओर प्रवाहित होना है क्योंकि ध्रुवों पर क्या है आपका विश्व पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान अधिक है तो वो उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। सिर्फ इंडिया ही नहीं गया, आपका अमेरिका, साउथ अफ्रीका भी उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। अब जो पश्चिम की तरफ या पूरब की तरफ गए हैं वो देशांतर के सारे प्रवाहित हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने हॉट स्पॉट बता दिया और हॉट स्पॉट ने आपका बता दिया प्लूम। प्लूम भी क्या कर रहा है, यही प्लूम है जो आपके प्लेटों को गति दे रहा है। प्लूम बन रहा है तभी गति मिल रही है। एक तो हो रहा है कि दिशा क्यों गई, उस दिशा को कौन देने का काम कर रहा है, आपके गुरुत्वाकर्षण को, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब प्लूम ने क्या करा है, प्लूम ने गति दी है। एक मैं आपको मैप दे दूं तो आपको मैप में पता है कि आपको इस दिशा में जाना है।
पर गति के लिए आपको जाने के लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन होगा। मैं मैप पकड़ा दूं कि आपको इस दिशा में जाना, डायरेक्शन ये है, तो क्या आप जाओगे? जाने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। तो प्लेटों को गति करने के लिए वो मोटिवेशन मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? प्लूम से। अब इन्होंने कहा जो प्लेटों की गति है, प्लेटों की गति है वो सबसे ज्यादा जो गति कर रही है वो आपकी ग्रीनलैंड की प्लेट है। ग्रीनलैंड की प्लेट 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष क्या कर रही है? गति करती है। मतलब एक साल में कितना जाती है? 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है। जबकि भारतीय प्लेट जब गोंडवाना लैंड से अलग हुई थी तो उसकी गति थी 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। एक साल में कितनी जाती थी? 12 सेंटीमीटर। पर जैसे ही ये प्लेट क्या हुई? द्रास यानी कि तिब्बत से टकराई है। तिब्बत से टकराने के बाद इसकी गति क्या हो गई है? कम हो गई। जब इसकी गति हो गई तो अब ये वर्तमान में क्या करती है? 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से प्रवाहित हो रही है और ये कार्यक्रम वर्तमान में भी चल रहा है। इसका प्रूवमेंट क्या है कि अभी भी क्या हो रही है? आपकी भारतीय प्लेट उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व में प्रवाहित हो रही है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। हिमालय की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1.2 लगभग के आसपास बढ़ रही है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि हिमालय प्लेट भारतीय प्लेट अभी भी क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो भारत की प्लेट ये हो गई। नॉर्मली क्या होता है? महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेटों की जो गति है वो 5 है और महासागरीय प्लेटों की जो गति है वो 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। ठीक है, ये है आपके सागर वाली और ये है आपकी स्थल वाली। समझ में आ गया? जो आपके महाद्वीप है उनकी प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष गति कर रही है और जो आपकी महासागरीय प्लेट है वो कितनी कर रही है? 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। इतनी चीज क्लियर हो गई? यस मैम। आप पूरा शुरू से पूछोगे तो फिर पूरा उतने घंटे लग जाएंगे। ये चीज नहीं क्लियर हुई तो ये सुन लो फिर से। गति कौन दे रहा है इनको? प्लूम दे रहा है। प्लूम के कारण जो इनकी स्पीड मिली है पहले कितनी थी? आपके जब इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हुई थी तो 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष आपके बढ़ती थी। जब ये जैसे ही तिब्बत के प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट से टकराती है इसकी गति क्या हो गई? कम हो गई। कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष आ गई। नॉर्मली जो प्लेटों की गति है कितनी पाई जा रही है? महाद्वीपीय प्लेट में वो प्लेट जिस पर महाद्वीप है। कॉन्टिनेंटल प्लेट में 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष और जो प्लेट पे महासागर है उनमें 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। सर्वाधिक गति से जो मूव कर रही है वो आपकी ग्रीनलैंड की प्लेट है। कितनी है आपकी? 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। कहीं लिखा था? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लेट के टाइप। कितने प्रकार की प्लेटें होती है? प्लेट पता चल गया प्लेट क्या होती है? प्लेट के प्रकार क्या है और प्लेट के किनारे क्या हैं? 2 चीजें आ जाती हैं आपके उसमें। छोटी प्लेट बड़ी प्लेट के अंदर जाएगी क्या? अभी बताएंगे छोटी प्लेट और बड़ी प्लेट के अंदर कैसे जा रही है। मैम आपने जो सब बताया मैम लिखवा भी देगा नहीं सब पड़ जाएगा। लिखवाने का ही तो टाइम नहीं है बेटा। तो मैम ऐसे कैसे याद रहेगा? पीडी दे दूंगी, पीडीएफ। और जो मैं बोल आप बोल रहे हो सारा उसमें नहीं है। उसमें भी बोल रहे हो। चलो ठीक है, शांत रहो। पहले जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो। प्लेट के टाइप है ना? प्लेट कितनी प्रकार की होती है? जिन प्लेटों पर महाद्वीप हैं उनको हम कह रहे हैं महाद्वीपीय प्लेट यानी कि कॉन्टिनेंट प्लेट। जिन प्लेटों पर महासागर हैं उनको हम कह रहे हैं ओशियन प्लेट यानी कि महासागरीय प्लेट। कुछ प्लेटें ऐसे भी हैं जिस पर महाद्वीप भी हैं और महासागर भी हैं, वो कह रहे हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन प्लेट। अभी चित्र दिखाया था, कहाँ गया मेरा? यूरेशियन प्लेट देख रहे हो? उस पर सागर नहीं है। नॉर्मली क्या है? सागर नहीं है। तो यूरेशियन प्लेट को हम क्या मानते हैं? आपकी कॉन्टिनेंट प्लेट मानते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका की प्लेट है उसको हम कॉन्टिनेंट और ओशन प्लेट मानते हैं, क्योंकि अटलांटिक क्या आ रहा है? इसी प्लेट में आ रहा है। जो
जो आपकी इंडियन प्लेट है और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसमें हिंद महासागर अवस्थित है, इसलिए जो आपकी इंडियन प्लेट है वो भी क्या है, ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट है। अब प्लेटों के टाइप में सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते हो प्रकारों में, कॉन्टिनेंट प्लेट लिख लो, ओशियन प्लेट, महासागरीय प्लेट, ओशियन प्लेट, कॉन्टिनेंट प्लेट, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट। टाइप्स ऑफ प्लेट्स, प्लेटों के प्रकार, ये बंद कर दो महाराज। प्लेटों के प्रकार, कॉन्टिनेंट प्लेट, ओशियन प्लेट, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन प्लेट। हिंदी में बोलो, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय एंड महाद्वीपीय प्लेट। जो भी हिंदी मैंने लिख दिया अगर इंग्लिश में है बोल दीजिए। प्लेटों के टाइप समझ में आ गए। किस विशेषता के आधार पर हमने प्लेटों को 3 पार्ट में बांटा है आपके, जिस प्लेट पे कौन से हैं महाद्वीप अवस्थित हैं उनको हम कह रहे हैं महाद्वीपीय प्लेट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में आगे बाद में लिख लेना। जिस प्लेट पे महासागर अवस्थित है उसको हम कह रहे हैं महासागरीय प्लेट। वो प्लेट जिस पर महाद्वीप और महासागर दोनों अवस्थित हैं उसको हम कह रहे हैं महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। प्लेट के 3 टाइप में प्लेट के किनारों के आधार पर हम प्लेट को बांटते हैं। प्लेट का किनारा यानी कि बाउंड्री और सीमांत उसको कहते हैं मार्जिन। देखो जहाँ पर सीमांत यानी कि प्लेट की सीमा का अंत हो रहा है, यहाँ पर प्लेट की सीमा का अंत हो रहा है ना, इसको कह रहे हैं प्लेट की सीमांत। अब प्लेट की सीमांत यानी कि मार्जिन कैसा है, उसमें गुण कैसा है, वो कुछ बना रहा है यानी कि कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या कुछ क्या कर रहा है विखंडन कर रहा है यानी कि विनाश कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, या कुछ नहीं कर रहा है, या कंजर्वेटिव किनारा है। तो उसके किनारे पे कुछ चीज़ बन रही है या कोई चीज़ की खास हो रहा है या क्या है कुछ चीज़ का विनाश हो रहा है, तो उस आधार पर हमने इसको क्या करा है बांटा है, जिसको हम कह रहे हैं प्लेट किनारा। ठीक है, प्लेट पता चल गया। प्लेट कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से हैं? और महासागरीय। अब इन्हीं प्लेटों को हमने प्लेट के किनारे के आधार पर डिवाइड करा है। डाइवर्जन, कन्वर्जन, डाइवर्जन कन्वर्जन। पता अभी गतियां बताई थी ना, प्लेट मूव कर रही है। जब प्लेटें मूव कर रही है तो किसी न किसी प्लेट के पास भी आ रही होंगी और दूर भी आ रही होंगी। तब प्लेट जब गति करती है तो डाइवर्जन भी होता है और कन्वर्जन भी होता है। अब ये आ गया, देखो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ये प्लेट बाउंड्री क्यों कह रहे हैं? प्लेट का किनारे के आधार पर प्लेट का किनारा कैसा है, वो कुछ चीज को क्या कर रहा है, अगर पास आ रहा है तो क्या हो रहा है कन्वर्ज हो रहा है ना। जब कन्वर्ज हो रहा है तो सबडक्शन भी होगा, जब सबडक्शन होगा तो विनाश भी होगा, और विनाश होगा तो क्या बन रहे हैं ज्वालामुखी आएंगे। अब देखो यहाँ पर जो आपकी डाइवर्जन वाली है, अब यहाँ समझ लो पहले फिर आगे लिखना। 1 मिनट 2 मिनट बाद में कर लेना। डाइवर्जन को शायद कहते हैं अभिसरण, है ना। अभिसरण यानी कि दूर होना, हिंदी में देख लेना, क्योंकि डाइवर्जन और अभिसरण और अपसरण में मुझे भी कंफ्यूजन होता है, तो मैंने तो ऐसे ही हिंदी इंग्लिश में याद कर रखी है, डाइवर्जन, कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्म। अब डाइवर्जन में क्या हो रहा है, चीज़ें क्या हो रही होंगी, अलग हो रही होंगी, डाइवर्ट हो रही होंगी, यानी कि प्लेटों की गति देख रहे हो इधर और इधर जा रहे होंगे। जब प्लेट क्रस्ट लिनो यानी कि मेटल ये दे रखा है ना, जब प्लेटों के क्रस्ट क्या हो रहे होंगे, अपोजिट मूव कर रहे होंगे, तब आपके क्या बनेंगे
रेट्स देख रहे हो क्या बन रहे हैं, रेट्स यानी कि कटक। कटक का निर्माण कर रहे हैं। ये कटक आपको कहाँ मिलेंगे, ओशियन में मिलेंगे। जो बताई थी आपकी ओशियन स्प्रेड थ्योरी, ओशियन स्प्रेड थ्योरी का क्या कह रही थी कि जो आपका सागर का नितल है वो क्या कर रहा है, फैल रहा है। उसका फैलने का कारण क्या है, प्लेटें आपस में दूर जा रही हैं। जब ये प्लेटें दूर जाएंगी तो पृथ्वी के अंदर का तरल मैग्मा यहाँ पर जमा होता है और बनाता है कटक। कटक क्या है, एक तरह का ऊंचा क्षेत्र है, एक तरह का सागर में पर्वतीय श्रृंखला है जो नए क्रस्ट का निर्माण कर रही है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे देखो कि जो सागरीय नितल में कटक होते हैं वो प्रायः नई क्रस्ट का निर्माण करते हैं या पुरानी क्रस्ट के होते हैं, नए क्रस्ट का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि ये हर बार क्या होते हैं, जैसे ही स्प्रेड होता है तो नया क्या होता है, मैग्मा निकलता है और नए फ्लोर का निर्माण कर देता है। तो कटक हमेशा क्या करेंगे, आपके नई सतह का निर्माण करेंगे। दूसरा क्या हो गया, कन्वर्ज, यानी कि क्या हो रहे हैं, जब आपकी प्लेटें पास आ रही हैं, पास आने में प्लेट क्या होगी, अंदर जा रही है, यानी कि सबडक्शन हो रहा है। इस प्लेट का क्या हो रहा है, पिघलना शुरू हो जाती है। जैसे ही 200 किलोमीटर से अंदर जाएगी तो पारा इतना हाई हो जाता है, ये ठोस फॉर्म में ना रहेगी, कैसी हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते ही जब ये ऊपर आती है तो क्या लाती है, मैग्मा लाएगी। तो ऐसे में ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे या आपके गलित पर्वत मत बनेंगे। अगर यहाँ सागर होगा तो सागर द्वारा लाया गया अवसाद क्या होगा, ताप और दाब के कारण बनेंगे बलित पर्वत। तो बलित पर्वत कब बनते हैं, जब प्लेटों का क्या होगा, कन्वर्जन। और आपके ज्वालामुखी पर्वत कब बनेंगे, जब प्लेटों का होगा कन्वर्जन। समझ में आ गया। अब इसको सुनो, ये बना, सबडक्शन हो रहा है, ट्रेंच का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ से जब ये है मेल्ट हो रही है तो मेल्ट होने के साथ साथ क्या कर रही है, अपने मैग्मा को निकाल रही है। तो इसमें क्या बनेगा, आपके ज्वालामुखी पर्वत और आपके बलित पर्वतों का निर्माण होगा। तीसरा जो क्या है, फॉर्म, ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन, यानी कि प्लेट किनारा। इसमें क्या होगा, प्लेटों की गति, अच्छा यहाँ पर गति कैसे हो रही थी, ऐसे, तो एक प्लेट नीचे जा रही है और एक प्लेट ऊपर ही रह जा रही है। अभी तुम्हारा इसका क्वेश्चन है वो अभी बताना है। दूसरा क्या है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये प्लेटों की गति कैसे हो रही है, ना ही दूर जा रही है ना ही पास आ रही है, बस एक दूसरे के पास रहकर क्या कर रही है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रही है। जब ये स्थिति आएगी तो बनेंगे आपके फॉल्ट, फॉल्ट यानी कि आपके ब्रंश बनेंगे। समझ में आ गया। जो पृथ्वी पर अब आप देखते हो कहीं पर्वत है, कहीं ज्वालामुखी पर्वत है, कहीं ब्रंश हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, अंदर जातीय बल के कारण। और ये अंदर जातीय बल पृथ्वी के अंदर से ही लगता है। और पृथ्वी के अंदर कैसे लग रहा है, पृथ्वी की गतियों के कारण। यह पृथ्वी की गति कैसी होगी, डाइवर्जन यानी कि पास में आ रहे होंगे, कन्वर्जन यानी कि वो डाइवर्जन यानी दूर में जा रहे होंगे, कन्वर्जन यानी पास में आ रहे होंगे, और ट्रांसफॉर्म यानी कि आगे पीछे मूवमेंट कर रहे होंगे। कुछ और रह गया पूछना, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन था कि मैम कौन सी प्लेट नीचे जाती है और कौन सी प्लेट ऊपर रहती है, नॉर्मली पूछा जाता है। अभी मैंने तुमको एक घनत्व वाला एग्जांपल दिया था, घनत्व वाला एग्जांपल दिया था, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो प्लेट नीचे जाएगी और जिसका घनत्व कम होगा वो प्लेट ऊपर रहेगी। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कौन सी प्लेट का घनत्व ज्यादा है, कौन सी प्लेट का घनत्व कम है। सच में बड़ी प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा, जी नहीं। अब यहाँ पर आप नोट करके लिख लो, महासागरीय प्लेटों भारी तथा अधिक घनत्व वाली होती है। महासागरीय प्लेट भारी तथा अधिक घनत्व वाली होती है। इसके विपरीत महाद्वीपीय प्लेट कम घनत्व वाली तथा हल्की होती है। महासागरीय प्लेट भारी तथा अधिक घनत्व वाली होती है। कॉन्टिनेंटल ओशियन प्लेट्स इज हैवी एंड लार्ज डेंसिटी। महासागरीय प्लेट
वाली होती है। इसके विपरीत महाद्वीपीय प्लेट हल्की तथा कम घनत्व वाली होती है। इसके विपरीत महाद्वीपीय प्लेट हल्की तथा कम घनत्व वाली होती हैं। जब ये सबडक्शन होगा तो अधिक घनत्व वाली प्लेट कहाँ जाएगी? नीचे, और कम घनत्व वाली प्लेट कहाँ रहेगी? ऊपर। आप बात सुन लो। सबडक्शन कहाँ हो रहा है? सबडक्शन कहाँ हुआ है? यानी कि कहाँ कन्वर्जन हुआ है प्लेटों में। जहाँ पर्वत दिख रहे होंगे वहाँ प्लेटें क्या हो रही होंगी? अब आपने देखा नॉर्थ अमेरिका की प्लेट क्या हो रही है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की प्लेट किधर आ रही है? समझ लो, यही समझा दे रही, दूसरा चित्र नहीं निकाल रहे, दूसरा निकाल रहे। चलिए, ये प्लेट किधर जा रही है? पश्चिम की ओर। अफ्रीका छोड़ अमेरिका, और यहाँ पर ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। प्लेटें किधर आ रही है? पश्चिम। इधर कौन सी प्लेट है आपकी? प्रशांत महासागर की, है ना। जब ये प्लेट प्रशांत महासागर की तरफ आ रही है, कौन सी? अमेरिका की प्लेट और प्रशांत महासागर की प्लेट, क्योंकि महासागरीय प्लेट है तो इसका घनत्व कैसा होगा? ज्यादा। तो कौन सी प्लेट नीचे जा रही है? महासागरीय, यानी कि प्रशांत महासागर की प्लेट नीचे जा रही है और कॉन्टिनेंट वाली प्लेट ऊपर रह रही है। सबडक्शन किसका हो रहा है? सबडक्शन मतलब जो नीचे जा रही है। कौन सी नीचे जा रही है आपकी? प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर की प्लेट जब बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी तो क्या होगा? उसका पिघलना शुरू होगा। उसी रेंज में क्या मिलेंगे आपको? माउंटेन, यानी कि बलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो इस रेंज में आपको बलित पर्वत, रॉकीज दिख रहा है, वो सॉरी एंडीज दिख रहा है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाओगे तो आपको रॉकीज मिलेगा। यहीं पर आपको इक्वाडोर, चिंपारांजो, क्योटो पैक्सी दिख रहे हैं। ये क्या है? आपके ज्वालामुखी पर्वत है। समझ में आ गया? बड़ी वाली पर्वत जाती है, वही पिघल के लावा बना रही है। हाँ, वही पिघल के क्या बना रही है? लावा। ये अगर सबडक्शन की बात करी जाएगी तो कौन कौन सी प्लेटों का सबडक्शन हो रहा है यहाँ पर? कॉन्टिनेंट और ओशियन प्लेट का मर्ज हो रही है ना। दो प्लेटें आपस में क्या कर रही हैं? कन्वर्ज हो रही है। कौन कौन सी दो प्लेटें कन्वर्ज हुई आपस में? महाद्वीपीय और महासागरीय। अब महाद्वीपीय प्लेट कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है बताओ? ये मैप है, और कौन सा दिखाना है? वो वाला कहाँ बताइए? ये वाला इंडिया और यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट का अगर हम साउथ में देखेंगे तो ओशियन है, और इंडियन प्लेट के अगर हम उत्तर में देखेंगे तो क्या है आपका? कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट है ना। तो जब इंडियन प्लेट का सबडक्शन हो रहा है किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है। क्यों? इंडियन प्लेट में ओशियन भी है ना, तो कौन सी ज्यादा हैवी होगी? इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट का सबडक्शन हो रहा है किसके साथ? आपके यूरेशियन प्लेट के साथ। तो इंडियन प्लेट जा रही है, और अब यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर बलित पर्वत बन रहे हैं। सबडक्शन तो हुआ, पर उतना सबडक्शन नहीं हुआ कि ज्वालामुखी की क्रियाएं हो सके। और ज्वालामुखी बना भी था, जो आपने ट्रांस हिमालय के उधर देखा था वो क्या थे? ज्वालामुखी से ही उत्पन्न हुए थे। अब वो शांत हो चुके हैं ना, बने थे ना, ज्वालामुखी क्रियाओं से बने थे, अब शांत हो गए। इसीलिए आपके जो हिंद सॉरी इंडियन प्लेट में है सिर्फ बलित पर्वत पाए जाते हैं। इनका सबडक्शन 200 किलोमीटर से अधिक नीचे नहीं जा पाई है प्लेट, इसलिए वहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि वो प्लेट मेल्ट नहीं हो गई। हाँ, तब एकदम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? क्या बताइए? ये तीनों चीजें समझ में आ गई। प्लेट किनारा क्या है? डाइवर्जन कब होगा, कन्वर्जन कब होगा, और ट्रांसफॉर्म यानी कि भ्रंश कब बनेंगे? जब प्लेटें आपस में कैसी गति कर रही होंगी, कैसा मूवमेंट होगा? अपवर्ड, है ना, एक दूसरे के ऊपर नीचे। बलित पर्वत या ज्वालामुखी कब बनेंगे? जब प्लेटों का क्या होगा? कन्वर्जन। और कन्वर्जन के साथ साथ सबडक्शन होना भी जरूरी है। जब सबडक्शन होगा तभी क्या बनेंगे आपके? ज्वालामुखी पर्वत। उसके बाद आपका है डाइवर्जन, यानी कि जब डाइवर्जन होगा तो आपके क्या बनेंगे? कटक बनेंगे।
आप देखते जाओ, एक टेबल है, फटाक से उसको देख लो, कोई बात नहीं। टाइम, ये चीजें जो मैंने बताई थी वो सीधे सीधे आपके ये रही, देखना चाहो तो देख लो एक बार। न्यू क्रस्ट इज जनरेट वेयर प्लेट फुल अपार्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रस्ट इज कंज्यूम्ड इन द मटेरियल एज वन प्लेट डाइवर्ज अंडर द अनदर। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जाएगी तब क्या बनेगा, आपके विनाश होगा। ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जब प्लेट साइड टू साइड हॉरिजेंटली क्या करेंगी, मूव करेंगी, तब आपके क्या बनेंगे, फिर आप बोलते हैं इसको फाल्ट का निर्माण होगा, ठीक। सेम वही चीज है, बस चित्र क्या दे दिए गए हैं, थोड़ा सा टाइप ऑफ प्लेट उसके बॉन्डिंग के आधार पर। ये देख लो वापस से, टाइप ऑफ मार्जिन और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म कब हो रहा है। बाउंड्री कब बन रही है, वॉल्केनिक एक्टिविटी कब होंगी, यस, जहाँ पर डाइवर्जन होगा वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होंगी, जहाँ पर कन्वर्जन होगा वहाँ पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होंगी, जहाँ पर ट्रांसफॉर्म यानी कि जहाँ पर क्या होगा, अर्थक्वेक आएंगे यहाँ पर वॉल्केनो नहीं आएंगे। अर्थक्वेक कहाँ आएंगे, जहाँ पर प्लेटें अपवर्ड और डाउनवर्ड करती होंगी, वहाँ भूकंप आएंगे, पर क्या नहीं आएंगे, ज्वालामुखी नहीं आएंगे। बाकी दोनों ही क्रिया में ज्वालामुखी आएंगे। इस टेबल को नागिन की तरह फोटो खींच लो अपने आंखों में। क्या कह रहे हो, अब हो गया। ये टॉपिक खत्म हो गया, आज ही आज का ये टॉपिक था। क्या कह रहे हो, ये कितने हो गया, तेरे समझ में नहीं आया। थर्ड क्लास की बजाय यहाँ तो लगा देंगे, लगाओ।